नमस्कार। स्वागत है आपका द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के इस मंच पर। इस मंच से जुड़े सभी साथी शिक्षकों का अभिवादन करती हूँ, सम्मान करती हूँ। मैं सुविचार के साथ अपनी क्लास में पुनः उपस्थित हूँ। आइए जानते हैं आज का सुविचार। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना सकता है। तो आइए हम अपने इस समय का उपयोग अपनी शिक्षा के लिए करते हैं और अपने जीवन को सफल बनाने का एक प्रयास करते हैं। पिछले वीडियो में हमने आनुवांशिकी और विविधता चैप्टर के अंतर्गत डार्विनिज्म अर्थात डार्विनवाद पर कुछ चर्चा की थी। उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आज जाति उद्भवन के बारे में कुछ जानते हैं। हमने पढ़ा था कि एक ही प्रजाति के सभी जीव एक समान होते हैं और अंतः प्रजनन की क्रिया करते हैं, अर्थात आपस में प्रजनन करके संतानोत्पत्ति करते हैं। एक ही समान होने के बावजूद भी इन जीवों में कुछ न कुछ विभिन्नताएं अवश्य होती हैं और ये विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहती हैं। ये विभिन्नताएं और उनकी आनुवांशिकता अति महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि ये उस विशेष प्रजाति के कुछ महत्वपूर्ण गुणों में परिवर्तन लाते रहती हैं। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप एक नई उप प्रजाति का विकास होना संभव होता है। यह उप प्रजाति का विकास सूक्ष्म विकास कहलाता है। इस सूक्ष्म विकास को हम इस उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। मान लें कि एक बहुत बड़े क्षेत्र में कीटों की आबादी है और यह आबादी एक बैरियर के द्वारा अलग अलग विभाजित हो गई है। बैरियर या अवरोधक अर्थात इसमें पहाड़ हो सकते हैं, नदियां हो सकती हैं, कुछ अन्य चीज़ें भी हो सकते हैं। ये अवरोधक या बैरियर उस पूरी प्रजाति को दो भागों में बांट देती है। इस प्रकार दो उप आबादियां बन जाती हैं और जिसमें एक आबादी के जीव दूसरे आबादी में आने जाने में असमर्थ होते हैं। इस असमर्थता के कारण इन उप आबादियों के बीच जीन प्रवाह असंभव हो सकता है। जीन प्रवाह अर्थात आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान असंभव हो सकता है। ऐसी स्थिति में इन उप आबादियों में दोनों जनकों में अप्रभावी उत्परिवर्तित जीनों के संयोजन की संभावना अधिक हो सकती है, बनी रह सकती है। तब ये अप्रभावी उत्परिवर्तित जीन प्रभावी उत्परिवर्तित जीन की तरह व्यवहार करने लगते हैं तथा इनसे उत्पन्न संतानों में ये गुण स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगते हैं। इस प्रकार स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने वाले गुण यदि प्रकृति के द्वारा चयनित हो सकते हैं अर्थात लाभदायक हो सकते हैं, तो प्रकृति इन्हें चयनित करती है और ये जीवित रह सकते हैं अर्थात इनकी उत्तरजीविता बनी रह सकती है। अगर ये गुण लाभकारी नहीं होते हैं तो ये नष्ट हो सकते हैं अर्थात प्रकृति इनका चयन नहीं करती है। जब प्रकृति के द्वारा इन लाभदायक गुणों का चयन होता है तो एक नई उप प्रजाति का विकास संभव हो जाता है। ये नई उप प्रजाति के गुण मूल प्रजाति से इतने भिन्न होते हैं कि इस नई उप प्रजाति के जीवों का अगर लैंगिक प्रजनन मूल प्रजाति के जीवों से कराया जाए
तो संतानोत्पत्ति संभव नहीं होता है। अगर संतान उत्पन्न भी हो जाते हैं तो पुनः ये जो संतान उत्पन्न होते हैं इनसे वे संतानोत्पत्ति में अक्षम होते हैं। इस प्रकार एक या एक से अधिक उप प्रजातियां का निर्माण होता है। इसी को जाति उद्भवन कहा जाता है या स्पेसिएशन कहलाता है। अगर हम सपोज करें कि एक उप आबादी का एक नर कीट दूसरी उप आबादी के एक मादा कीट से संयोजन करता है, अगर संतान की उत्पत्ति नहीं होती है तो ये दोनों अलग अलग प्रजातियों के कीट कहलाएंगे। और अगर इनके संयोजन से संतानोत्पत्ति होती है तब ये एक ही उप प्रजाति के सदस्य कहला सकते हैं। एक ही प्रजातियों के बीच अंतः प्रजनन, आनुवंशिक विचलन और प्राकृतिक चयन के द्वारा होने वाला जाति उद्भवन या स्पेसिएशन उन्हीं जीवों में हो सकता है जिनमें लैंगिक प्रजनन की क्रिया होती है। अलैंगिक प्रजनन के द्वारा उत्पन्न जीवों में या स्वपरागन के द्वारा उत्पन्न पौधों में जाति उद्भवन की क्रिया संभव नहीं है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।